हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रेन टू बुसान 2 को, जिस मूवी को पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कोरियन हॉरर बेस्ड मूवी है जिसे IMDb में 5.5 की रेटिंग मिली है। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि कोरियन पेनिनसुला में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैल चुका था और उसी वक्त हम कैप्टन जोनशू को देखते हैं जो कि अपनी बहन की फैमिली को शिप पर ले जा रहे थे और वह शिप उन्हें कोरिया से बाहर ले जाने वाला। रास्ते में उनको एक आदमी दिखता है और वह आदमी मदद मांग रहा होता है। दूसरी साइड उस आदमी की वाइफ और 2 बच्चे होते हैं। जोनशू फिर उस आदमी की तरफ देखता है तो उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ होता है। फिर वह सोचते हैं कि इसको भी पक्का ज़ॉम्बी ने काटा होगा। जोनशू उनको इग्नोर करके गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है। फिर वह आदमी की वाइफ कहती है कि कम से कम मेरी बच्ची को तो ले जाओ। फिर भी जोनशू उनको इग्नोर करके गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। फिर वह शिप पर आ जाते हैं। शिप कोरिया से निकल जाती है। फिर योनशू को पता चलता है कि शिप को जापान की बजाय हांगकांग ले जाया जा रहा है। फिर योनशू शिप के कैप्टन से मिलने ही जा रहा होता है। उस कैबिन में इन्फेक्टेड होकर लड़का एक अगले ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। उसको देखकर सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ योनशू का ब्रदर लाइन लगा होता है कि उसे भी पता चल जाता है। उसके बाद योनशू को भी पता चल जाता है। वह दौड़ते हुए जाता है कि उसे ज़ॉम्बी बाहर ही मिल जाते हैं। योनशू फिर ज़ॉम्बीज़ को गोली से मारने लगता है। फिर वो कैबिन में जाता है। फिर देखता है कि पूरे कैबिन में लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उन्हीं लोगों में से उसका नेफ्यू भी है जो कि अपने बेटे को गोद पर बिठाकर बैठी होती है। जोनशू अपने नेफ्यू को बहुत समझाता है लेकिन वो नेफ्यू अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाती है। फिर धीरे धीरे सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर योनशू पर अटैक करने लगते हैं। फिर जोनशू ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। फिर वह देखता है कि उसका इन्फेक्टेड नेफ्यू उसकी मदर को काट रहा है। इसके बावजूद वह कुछ नहीं कर पाता है। तभी जॉर्ज भी वहाँ पर आ जाता है। फिर जोनशू कैबिन का दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने ब्रदर इन लोगों को वहाँ पर रोक लेता है। देखते ही देखते सभी ज़ॉम्बी उसके नेफ्यू को काटने लगते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये वो पहली शिप थी जो कि हांगकांग पे पहुंची थी। फिर हमें पता लगता है कि ये सब कुछ 4 साल पहले हुआ था। फिर हम जोनशू और उसके ब्रदर इन लोगों को देखते हैं जो कि हांगकांग में रह रहे होते हैं। लेकिन हांगकांग के लोग उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह रेफ्यूजीज थे। एक दिन वहाँ पर गैंग वाले आते हैं और योनशू को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उन लोगों का बॉस योनशू को काम ऑफर करता है। फिर योनशू को बताता है कि उनको 4 लोगों की टीम बनानी है और फिर से कोरियन पेनिनसुला में जाना है जो अभी भी ज़ॉम्बी से भरी पड़ी थी। उनको काम सौंपा गया था कि पेनिनसुला में एक ट्रक है जिसमें $20 मिलियन है, जिसमें से उनको $2.5 मिलियन मिलेगा। बहुत ज़ॉम्बीज़ के बारे में भी बताता है कि ज़ॉम्बीज़ को रात में कुछ नहीं दिखता है। ज़ॉम्बीज़ आवाज़ का सहारा लेते हैं। उन्हें 2 सैटेलाइट फ़ोन देकर शिप के लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है। जब वो मिशन को पूरा कर ले तो इन सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करके वापस आ सकते हैं। वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रक खड़ा हुआ होता है। तब जॉर्ज उस ट्रक के पास जाकर उस ट्रक का जायजा लेता है तो उसे पता लगता है कि वो ट्रक उन लोगों का नहीं है। जब योनशू उस ट्रक को चेक करके आ रहा होता है उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। देखता है कि एक बिल्डिंग गिरी हुई है जिसमें काफ़ी सारे ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं और वो बिल्डिंग गिलास से बनी हुई है। उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था और वह जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वह अपना ट्रक सर्च करने लगते हैं। फिर उन्हें एक और ट्रक नज़र आता है। इस बार जॉन अकेला नहीं जाता है, उसके साथ पार्टनर भी जाते हैं। वहाँ पर वो लोग अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो उन पर नजर रखे हुए था। वो ट्रक को खोलकर देखते हैं कि उसमें बहुत सारा पैसा भरा पड़ा था। ट्रक को ढूंढने का मिशन तो उनका पूरा हो जाता है। अब वहाँ से निकलने का टाइम आ चुका था। फिर वो जाकर देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन चुका था। वह सोचते हैं कि ये ज़ॉम्बी मर चुका है लेकिन उनकी सोच गलत थी। जैसे ही जोनशू का साथी उस ट्रक में जाता है तो वैसे ही ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है, जिससे हॉर्न प्रेस हो जाता है और बच जाता है। हॉर्न की गूंज चारों ओर फैल जाती है जिसके कारण सारे ज़ॉम्बी उनके पास आने लगते हैं। उन्हें पता लगता है कि ये तो नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, ये तो अल्ट्रा फास्ट ज़ॉम्बी है। जोनशू फिर उस ट्रक वाले ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और अपने साथी को बैठने को बोलता है और ट्रक स्टार्ट करने को बोलता है।
फिर जोनशू ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। ज़ॉम्बी की तादाद ज्यादा होने के कारण वह ट्रक पर जाकर जल्दी से बैठ जाता है और इतनी मुसीबतों के बाद भी वह ट्रक निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब बारी थी सैटेलाइट फोन यूज करने की। इससे पहले वह सैटेलाइट फोन यूज करते कि उनके सामने बहुत सारी फ्लेयर फेंक देता है। ये उन्हीं लोगों का ट्रैप था जो उन पर नजर रखे हुए थे। फ्लेयर्स की लाइट होने के कारण सभी ज़ॉम्बी उनके पास आने लगते हैं। तभी वह नर्वस होकर गाड़ी तेज भगाने लगते हैं। तभी उनसे गाड़ी ठुक जाती है और फिर ज्यादा गति होने के कारण उनका ट्रक भी उनसे टकरा जाता है। जोनसू ट्रक से बाहर जाकर गिरता है। जोनसू देखता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जोनसू का प्रतिमा जल्दी से गाड़ी के पीछे घुस जाता है और गाड़ी का ड्राइवर भी अभी जिंदा होता है। जोनसू के पास इतना वक्त नहीं था कि वह गाड़ी जाकर चेक कर सके। सभी ज़ॉम्बियों ने जोनसू को घेर लिया था। एक ऐसा वक्त आता है जोनसू हार मान लेता है। उसी वक्त एक कार आती है, उसकी हेल्प करती है। वह देखता है उस कार में एक लड़के जिसका नाम जून है और उसके साथ उसकी छोटी बहन बैठी हुई होती है। वह जोनसू को ले जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ चारों ओर फैले होते हैं। जून कार को बचाकर भागती है। जून कार को एक ब्रिज के नीचे पार्क कर देती है क्योंकि सामने ज़ॉम्बीज़ का बहुत बड़ा झुंड था। अब यहाँ पर जून की छोटी सिस्टर अपना दिमाग लगाती है। वो अपनी लाइटनिंग कार निकालती है और उस कार को ज़ॉम्बीज़ के पास भेजती है और ज़ॉम्बीज़ को उसकी ओर आकर्षित करती है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनके माता पिता रहते थे। फिर जोनसू देखता है कि जून के माता पिता वही हैं जिन्हें वह छोड़कर निकल गया था और उसके हाथ में जो बच्ची थी वो जून की छोटी बहन थी जिनकी जान बचाने के लिए जोनसू ने इनकार कर दिया था। उसी ने आज उसकी जान बचाई हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरी गैंग वाले उस ट्रक के पास आते हैं। उस ग्रुप का लीडर देखता है कि वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर है। वो उसकी जान बचाने की बजाय उसके मार देता है। इन लोगों को देखकर पता चलता है कि ये भी ज़ॉम्बीज़ से कम नहीं थे। ये वही लोग थे जिन्होंने योंशू की गाड़ी के ऊपर फ्लेयर्स फेंकी थी और उनके लिए जाल बुना हुआ था। फिर वो ट्रक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि उस ट्रक में बहुत सारा खाना पड़ा होगा। फिर जून के फादर फोन पर किसी जेम्स नाम के व्यक्ति से बात करने लगते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा होता है कि उन्हें वह व्यक्ति वहां से बाहर निकाल लेगा। और बैड न्यूज ये थी कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले बंद हो चुकी थी। ये बात उन तीनों को भी पता होती है कि उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। जब उन्हें पता लगता है कि योंशू हांगकांग से, वो काफी हैरान हो जाते हैं कि 4 साल तक उन लोगों को कोई बचाने नहीं आया था, लेकिन पैसों की खातिर वह 1 मिनट में वहां पर आ गए। उनकी माँ योंशू से पूछती है कि उसके बाकी साथियों का क्या हुआ। वो कहता है उसके साथी मारे गए हैं। और दूसरी तरफ वह ट्रक खोलते हैं तो उन्हें योंशू का ब्रदर इन लॉ मिल जाता है। उसे पकड़ लेते हैं और किसी गेम के लिए ले जाते हैं। उसमें से एक आदमी ट्रक को चेक करता है। वह बैग खोलता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वो आदमी कैप्टन सीओ के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। जब वो ट्रक को चेक करता है, उसे बहुत सारा कैश मिलता है और साथ में सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है। फोन को ऑन करते ही उस पर कॉल आती है। कॉल उठाने पर पता लगता है कि ये ट्रक किसी मिशन का पार्ट है। ट्रक को वापस लाने पर उसे पैसा भी मिलेगा और कोरिया से बाहर भी निकाला जाएगा। और यही सुनकर वह ट्रक को शिप पर ले जाने की तैयारी कर लेता है और वह इस बात को सभी से छुपा कर रखता है। दूसरी तरफ योंशू के ब्रदर इन लोग बाकी स्लेयर्स के साथ रखा जाता है। उन्हें देखने के लिए काफी लोग आए होते हैं। ये एक गेम शो था जहाँ पर इंसानों और ज़ॉम्बीज़ को आमने सामने आना था। सारे लोग इस गेम को देखने के लिए बेकरार थे। पहली बार में कुछ लोग ही बच पाते हैं। उनमें से योंशू का ब्रदर इन लोग भी था। उधर वो लोग और योंशू ठानते हैं कि वह मिलिट्री बेस में जरूर घुसेंगे और वह ट्रक में से सैटेलाइट फोन लेने जाएंगे। फिर वो उसकी मदद से पेंसुला से बाहर निकल जाएंगे। जून की माँ डिसाइड करती है कि वह रात को निकलेंगे ताकि उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत न आए। योंशू को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसने 4 साल पहले उस फैमिली की मदद नहीं की थी। फिर वह इस बात को जून की मदर को बताता है। इस बात को सुनकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है। वो कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ सीओ और उसका चपड़ासी बिना किसी के नजर में आए वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। फिर वहाँ पर रात हो जाती है। फिर जोंशू और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग मिलिट्री कंपाउंड के अंदर नहीं जाते हैं। जून कार को थोड़ी दूर ही रोक लेती है और वहाँ से जोंशू और जून की मदर ही आगे जाते हैं। उन्हें ट्रक भी मिल जाता है और साथ में उन्हें फोन भी मिल जाता है, लेकिन उन्हें अफसोस होता है कि मोबाइल फोन टूटा हुआ होता है। और इतनी ही देर में कैप्टन सीओ का चमचा वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुँचता है, जून की माँ उसे गन पॉइंट कर देती है। उसका चमचा सब कुछ उगल देता है। फिर वो कहता है
है कि कैप्टन सीओ और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और सीओ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पता चला है एक सैटेलाइट फोन से जो उसके रूम में ही है। और इतने में से ये भी उगल देता है कि उस ट्रक में से हमें एक आदमी मिला है जो उस ज़ॉम्बी गेम का पार्ट है, जो उसको बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही फिर कैप्टन सीओ भी वहाँ पर आ जाता है। बात करने में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। तब जून की माँ गाड़ी को पीछे कर उसे ठोक देती है। फिर वो उसके पॉकेट से सैटेलाइट फोन भी निकाल लेती है। जो उस गेम जोन पर पहुंच जाता है वो ज़ॉम्बीज और गैंग मेंबरों से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी जोंशु को पकड़ लेता है। जोंशु के ब्रदर इन लोगों के पास दो रास्ते थे, या तो वो गन उठाकर भाग ले या फिर जोंशु को बचा ले, और वो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन को चूज करता है। वो गन से ज़ॉम्बी को मार कर जोंशु को बचा लेता है। फिर उस गैंग का लीडर उसे पीछे से गोली मार देता है। उसे मरा हुआ देखकर जोंशु काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उसकी सारी ही फैमिली खत्म ही हो गई थी। उस टीम का लीडर जैसे ही जोंशु पर गोली चलाने लगता है कि वहाँ पर जून की माँ आ जाती है कार लेकर। फिर वह जोंशु को कार में बैठने का बहुत दबाव डालती है। ज़ॉम्बीज़ ने ट्रक को चारों ओर से घेरा हुआ, उसी के कारण सारे ज़ॉम्बी उस कार में घुस रहे होते कि वहाँ पर एक गाड़ी की लाइट जलती है। उस गाड़ी को और कोई नहीं जून ही चला रही होती है, जो कि अपनी गाड़ी की लाइट से ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। फिर वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरा गैंग पड़ा हुआ था जो उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ गाड़ियों को तो जून संभाल लेती है। फिर उसे उसी गैंग में एक उसके टक्कर का ड्राइवर मिलता है। जून अपने दिमाग से उस ड्राइवर को भी ठिकाने लगा देती है। बहुत सारी गाड़ियाँ खराब होने के बाद गैंग मेंबर डॉन अपने अगली ट्रिक का इस्तेमाल करता है। वो अपनी सारी गाड़ियों का लाइट्स ऑन करवा देता है, जिसके कारण सारे ज़ॉम्बी उनका रास्ता रोकने लगते हैं। जून बड़ी समझदारी से अपना रास्ता साफ करती है। जोंशु फिर उन गैंग वालों की लाइट्स को शूट करता है। बहुत मुश्किल आने के बाद भी वह अपना ट्रक वहां से बचा लेते हैं। फिर वो बोर्ड पर जाकर देखते हैं कि उनका शिप तैयार खड़ा था। फिर वहाँ पर एक कार आती है और उन्हें टक्कर मार देती है। उनकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उस कार में उसकी पूरी फैमिली थी और टक्कर मारने वाला और कोई नहीं कैप्टन सीओ था। वो जून को पकड़ लेता है और हथियार रखने को कहता है। वो इतना पागल था कि वो जून को कभी भी मार सकता था। फिर जून की बहन अपना दिमाग लगाती है और अपना रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और सीओ का ध्यान भटकाती है। जून बच जाती है, लेकिन जून की बहन को सीओ देख लेता है और गोली चला देता है। तभी जून के डैड अपनी बेटी को बचाने के लिए गले से लगा लेते हैं और उन्हें गोली लग जाती है। जून की माँ जैसे ही गन उठाने लगती है कि सीओ उसके पैर में गोली मार देता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है और इस शिप में चला जाता है। फिर वो लोग ट्रक को चेक करते हैं कि कैश है कि ट्रक को वहाँ पर लाने के बाद वो अपना वादा तोड़ देते हैं और सीओ पर गोली चला देते हैं, लेकिन सीओ अभी मरा हुआ नहीं था। वो गाड़ी को रिवर्स करता है और गाड़ी को पीछे ले लेता है। शिप का दरवाजा खुल जाता है और तभी सारे ज़ॉम्बी अंदर घुसने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ को रोकना नामुमकिन था। फिर सीओ खुद तो डूबता है लेकिन उन्हें भी ले डूबता है। ये सब कुछ जोंशु और वो लोग भी देख रहे थे। फिर जून के पिता धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं और वो मर जाते हैं। उनके मरते ही वहाँ पर एक आर्मी चॉपर निकलता है जिसे वो सिग्नल देकर रोक लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जून की माँ भाग नहीं सकती थी क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। जोंशु फिर प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बेटी को वहाँ से निकालेगा। जोंशु उन्हें चॉपर की तरफ ले जाता है। पीछे से जून की माँ ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करती है। वो एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है। सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ जाते हैं। वो चॉपर के पास जाते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि उन्हें बचाने वाला और कोई नहीं चेन है, जिनके बारे में जून के पिताजी बताया करते थे। जून उन्हें कहती है कि उसकी माँ की मदद करे, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर जून गन निकाल कर उन्हें गन पॉइंट कर देती है। फिर कहती है कि वो अपने मदर के बिना यहाँ से नहीं जाएगी। तभी जून वहाँ पर देखती है कि उसकी मदर वहाँ पर सुसाइड करने वाली होती है। जून यह देखकर पागल हो जाती है। जान उसे कहती है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल सही कर रही है। वो दोनों काफी रो रही थी और जोंशु उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था।
फिर जोनसू फौरन जून की माँ को बचाने के लिए जाता है। फिर जून की माँ यह देखकर डिसीजन चेंज कर लेती है क्योंकि उसे जीने की उम्मीद आ रही थी। फिर जून की माँ बैकफायर करती है और जितनी देर तक वो चॉपर पर पहुंचे ज़ॉम्बी से मुकाबला करता है। लिली इतनी कोशिश करने के बाद वो बच जाती है और वो लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं। फिर वो सभी लोग पेनिनसुला से निकल जाते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।